हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है। तो क्या बोल रहा, असेसमेंट परफॉर्म्ड फॉर द पेशेंट इंडिविजुअल टू एक्सेस द प्रेजेंट मेंटल स्टेटस विच इन्वॉल्व्स मूड, थॉट, स्पीच, परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन एंड इंसाइट। तो सबसे पहले जानते हैं असेसमेंट मतलब क्या होता है। असेसमेंट मतलब किसी डिजीज या इलनेस को लेकर के डाटा कलेक्ट करना, जो हम लोग जैसे नर्सिंग एनसीपी में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। इसी तरह से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, एक तरीके से असेसमेंट होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं। किसका करते हैं, पेशेंट या किसी इंडिविजुअल के डाटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, टू एक्सेस द प्रेजेंट मेंटल स्टेटस, यानी कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके बारे में हम लोग डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम लोग उसके प्रेजेंट जो उसका मेंटल स्टेटस है उसको जान सके कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसे कौन सी बीमारी है, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, मूड, थॉट, स्पीच, परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि साथ में उसके मूड, उसके थॉट, उसके परसेप्शन, उसके कॉग्निटिव फंक्शन एंड उसके इंसाइट को भी क्या करेंगे, हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका परसेप्शन सही है या फिर नहीं है, इंसाइट उसमें प्रेजेंट है या फिर नहीं। इंसाइट मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को उसके इलनेस के बारे में पता है कि वो बीमार है। अगर एब्सेंट है तो उसे पता नहीं रहेगा पेशेंट को कि वो बीमार है, या फिर उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंसाइट। यानी कि क्या होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें हम लोग मेंटल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें हम लोग उस पेशेंट के थॉट को, उसके स्पीच को, उसके ये परसेप्शन को, उसके इंसाइट को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये था क्या, इसका डेफिनेशन। अब है पर्पस। पर्पस में क्या होगा, टू एक्सेस द मेंटल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हम लोग मेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है। टू प्रोवाइड द गाइडलाइन पाथवे टू डिसाइड द ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज क्या होता है, यानी कि वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हम लोग उस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करने वाले, मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करने वाला या ईसीटी के द्वारा ट्रीट करने वाला या फिर कोई थेरेपी हम लोग देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोडेलिटीज को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है, हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग उसका मेंटल स्टेटस पता चलता है। मेंटल स्टेटस पता चलने के साथ साथ हमें उसके कंडीशन के बारे में पता चलता है। और अगर कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। उसे जिस ट्रीटमेंट का जरूरत है हम लोग वो ट्रीटमेंट उसे दे पाएंगे। अगर मेडिसिन का जरूरत है तो मेडिसिन देंगे, ईसीटी का जरूरत है तो ईसीटी देंगे, थेरेपी का जरूरत है तो थेरेपीज ही उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि गाइडलाइन और पाथवे, यानी कि ये जो एग्जामिनेशन, इसके बाद हमें एक गाइडलाइन मिलता है, एक पाथवे मिलता है कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फिर है थर्ड हमारा, इट हेल्प टू डायग्नोज द पेशेंट कंडीशन, ठीक है। वही बोल रहा है कि पेशेंट के कंडीशन को हम लोगों को पता लगाने में हेल्प करता है कि देखिए जब हम लोग इस थोड़ा सा ये वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि परसेप्शन में कौन कौन से उसको दिक्कत आ रहा है, कौन कौन से डिसऑर्डर है, फिर स्पीच में उसको कौन कौन से डिसऑर्डर है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसके कंडीशन को पता लगा सकते हैं कि उसका कंडीशन सीवियर है या फिर मॉडरेट अभी इलनेस में चल रहा है, ठीक है। इट एड्स टू एक्सेस द इम्प्रूवमेंट विद द पेशेंट कंडीशन, यानी कि अगर हम लोगों को उसके कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा और उसके मॉडलिटीज यानी ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग को कौन सा उसको ट्रीटमेंट देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देंगे। और कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे तो वो इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करेगा। तो हम लोगों को ये भी पता लगाने में हेल्प हो सकता है कि जो पेशेंट है उसमें कितने हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या था, हमारा पर्पस था। ये डेफिनेशन हो गया, ये था हमारा पर्पस। अब हम लोग देखते हैं इसके कि हम लोग कैसे इसको एग्जामिन कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमारा
फॉर्मेट ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर है वो है हमारा क्या, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो सबसे पहला जो हम लोग चेक करते हैं वो है जनरल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो पेशेंट है उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है, कहीं वो एंजियस तो नहीं है, स्माइलिंग है या फिर ब्लंटेड है या फिर एंगर है, यानी कि ये सब क्या हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है। तो अगर पेशेंट में अगर डिप्रेस फेशियल एक्सप्रेशन दिख रहा है तो वो एक डिप्रेशन का साइन हो सकता है। हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में है। फिर एंजियस यानी उसे किसी चीज़ का टेंशन है। फिर स्माइलिंग में हम लोग नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं, या फिर मेनिया वाले पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो मेनिया का है। फिर अब ब्लंटेड फेस में कुछ नहीं, यानी कि वो उसका जो फेस है उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम लोगों को और फर्दर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एंगर है, इससे पता लगा सकते हैं हम लोग कि जो पेशेंट है वो कभी भी वायलेंट हो सकता है, तो उसके साथ अच्छे तरीके से मतलब एक प्रिकॉशन लेकर के हम लोगों को उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा फेशियल एक्सप्रेशन में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। फिर है हमारा पोस्चर में हम लोग देखेंगे नॉर्मल पोस्चर, स्टूप्ड पोस्चर, स्टिफ पोस्चर एंड गार्डेड पोस्चर। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसमें नॉर्मल पोर्शन रहेगा। अगर पेशेंट में स्टूप्ड पोर्शन दिख रहा है तो स्टूप्ड जो होता है वो पार्किंसन डिजीज का एक सिम्टम्स होता है, ठीक है, स्टूप्ड पोस्चर। तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर पेशेंट में स्टूप्ड पोस्चर है तो वो पार्किंसन डिजीज से का साइन है, ठीक है। स्टिफ मेनली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का ये साइन होता है। फिर है गार्डेड यानी कि खुद में ही सिमट करके रहना, यानी कि ये फोबिया या फिर बोल सकते हैं फोबिया या फिर एंजाइटी या किसी डर के, अगर पेशेंट किसी चीज़ से डर रहा है तो वो क्या करेगा, गार्डेड पोस्चर में बैठेगा, ठीक है। फिर है आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है या पेशेंट, या फिर नहीं मेंटेन कर रहा है या नहीं, या फिर कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, कभी कभी कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर कॉन्सियसनेस देखेंगे, पेशेंट जो है वो कॉन्सियस है या फिर नहीं है, या ड्रॉजी है या फिर अनकॉन्सियस है। तो कॉन्सियस वाले पेशेंट तो कॉन्सियस ही रहेंगे जो नॉर्मल पेशेंट है। अनकॉन्सियस और ड्रॉजी, जो ड्रॉजी होता है वो स्लीप डिसऑर्डर का साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि जो पेशेंट है उसमें किसी तरीके से स्लीप डिसऑर्डर है, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर में हो सकता है उसे बहुत टाइम से अच्छे तरीके से नींद नहीं आया हो, अच्छे तरीके से उसने सोया नहीं हो, या फिर सब्सटेंस अब्यूज का भी ये सिम्टम हो सकता है कि जो पेशेंट है उसने अभी अभी क्या किया, किसी सब्सटेंस का अब्यूज किया है, उसकी वजह से उसे ड्रॉजीनेस हो रहा है, ठीक है। फिर सोशल बिहेवियर में हम लोग देखेंगे जो पेशेंट है वो ओवर फ्रेंडली है या फिर डिसइंटरेस्टेड है या फिर प्री ऑक्यूपाइड है या फिर नॉर्मल है। तो जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओवर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि बातचीत करने में बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। डिसइंटरेस्टेड हम लोग ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में हम लोग देख सकते हैं कि वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी उसे कोई मतलब नहीं रहता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है वो, ठीक है। फिर है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, जो पेशेंट है वो किस तरीके से ड्रेस किया हुआ, किस तरीके से ग्रूम किया हुआ खुद को, या तो वो वेल ड्रेस है या फिर इनअप्रोप्रिएट। जो इनअप्रोप्रिएट होता है वो मेनिया वाले पेशेंट में हम लोगों को देखने को मिलता है। जो मेनिया वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत सारे कलरफुल ज्वेलरी, कलरफुल कपड़े, बहुत एकदम खुद को क्या करते हैं, वेल ग्रूम करके रखते हैं। वही जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है वो खुद को एकदम डर्टी रखते हैं, यानी कि उन्हें ग्रूमिंग से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर है साइकोमोटर एक्टिविटी, देखेंगे कि पेशेंट में साइकोमोटर एक्टिविटी नॉर्मल है या फिर इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। तो देखिए जो इंक्रीज वाले पेशेंट होते हैं उसमें क्या हम लोग पता लगा सकते हैं क्यों मेनिया वाले पेशेंट होते हैं, क्योंकि मेनिया में क्या होता है कि साइकोमोटर एक्टिविटी, भागने का, दौड़ने का, इधर उधर काम करने का
ये ज़्यादा मोटिव ये हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अगर उसका साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज है तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो जो पेशेंट है वो मेनिया का पेशेंट। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, यानी कि जो सामने वाला कर रहा है उसी को सेम टू सेम क्या करना, कॉपी करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोप्रेक्सिया बोलते हैं। और निगेटिविज्म जो होता है वो यानी कि आप पेशेंट को कुछ भी बोलोगे करने के लिए, कुछ भी पूछोगे तो वो नहीं करेगा, यानी कि इनकार करेगा। अगर खाने को बोलोगे तो नहीं खाएगा, अगर कुछ नहाने को बोलोगे नहीं नहाएगा, मेडिसिन लेने को बोलोगे नहीं लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, निगेटिविज्म, यानी कि कुछ भी बोलोगे तो हर चीज में डिसइंटरेस्ट शो करेगा। तो ये क्या था हमारा, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ये हमारा पहला नंबर था। अब सेकंड है हमारा स्पीच। तो स्पीच में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कोहेरेंस, यानी कि उसका जो स्पीच है वो कोहेरेंस है या फिर इनकोहेरेंट है। सेकंड में है हमारा क्या, रेलिवेंस, यानी कि जो स्पीच यानी कि वो जो बोल रहा है वो रिलेवेंस है, या फिर जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसके रिलेटेड में वो बोल रहा है या फिर अपने मन से कुछ भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो रिलेवेंस चेक करेंगे। फिर वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम उसका कैसा है, इंक्रीज है, डिक्रीज है या फिर नॉर्मल है, सॉफ्ट है, किस तरीके से वॉल्यूम, उसका टोन चेक करेंगे, नॉर्मल है, लो पिच है या फिर मोनोटोनस एक ही टोन में बोले जा रहा है या फिर हाई टोन है। रिएक्शन टाइम देखेंगे, रिएक्शन टाइम में अगर मैंने उससे कुछ पूछा पेशेंट से तो वो कितने टाइम में रिएक्ट कर रहा है, कितने टाइम में आंसर दे रहा है, उसका तुरंत आंसर दे रहा है या फिर दे नहीं रहा, आंसर ही नहीं दे रहा है या फिर बहुत धीरे दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन टाइम चेक करेंगे। फिर थर्ड है हमारा मूड। मूड को हम लोग चेक करेंगे। मूड में हम लोग दो चीज चेक करेंगे। मूड को हम लोग क्या बोलते हैं, अफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग प्लेजरेबल अफेक्ट चेक करेंगे और अनप्लेजरेबल अफेक्ट को चेक करेंगे। तो प्लेजरेबल अफेक्ट में क्या क्या आता है, प्लेजरेबल अफेक्ट में हमारा यूफोरिया आता है, इलेशन आता है, एक्सलेशन आता है, एक्सटेसी आता है। तो यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया मतलब कि माइल्ड इलिवेटेड यानी मॉडरेट इलिवेटेड मूड, यानी कि इस पेशेंट में क्या रहेगा, जो मूड होता है वो नॉर्मल यानी थोड़ा सा इलिवेटेड होगा। ठीक है, वो अगर मूड थोड़ा सा इलिवेटेड है, मॉडरेट इलिवेटेड है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, यूफोरिया बोलेंगे। अगर इलिवेटेड मूड के साथ साइकोमोटर एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो चुका है। अब एक्सलेशन मतलब क्या हो गया, एक्सलेशन मतलब कि मूड भी इलेटेड है, मूड इलिवेटेड है, प्लस साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो चुका है, प्लस उसमें ग्रैंडियोसिटी आ चुका है, यानी कि मैं महान हूँ, मैं ही जो हूँ सो हूँ, इस तरीके से जो डिल्यूजन होता है वो क्या आ जाता है, एक्सलेशन में ये डिल्यूजन आ जाता है, यानी ग्रैंडियोसिटी का डिल्यूजन आ जाता है। फोर्थ है हमारा एक्सटेसी, यानी कि ये चारों तो प्रेजेंट होगा, इसमें मूड भी इलिवेटेड होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी भी हद से ज़्यादा मतलब बोलने का मतलब सीवियर इंक्रीज होगा। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं ना, सीवियर इंक्रीज होगा, प्लस ये यहाँ पे ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट होगा, प्लस ब्लिसफुलनेस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि एक्सटेसी में चारों चीज प्रेजेंट होगा। फिर आता है अनप्लीजरेबल इफेक्ट। अफेक्ट में क्या आ जाता है हमारा, ग्रीफ आ जाएगा, मॉर्निंग आ जाएगा या डिप्रेशन आ जाएगा। तो पेशेंट में जो अगर जैसे कि जो पेशेंट है अगर उसमें हम लोगों को यूफोरिया देखने को मिलता है तो हम लोग यूफोरिया में टिक लगा देंगे। ठीक है, अगर अनप्लीजरेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर वो ग्रीफ में है या फिर डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। फिर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, इसमें हम लोग इल्यूजन देखेंगे, हेलुसिनेशन देखेंगे एंड डेल्यूजन देखेंगे। तो ये क्या था हमारा परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इल्यूजन मतलब क्या होता है, इल्यूजन मतलब होता है कि कोई चीज अगर मेरे सामने है तो उसको गलत तरीके से परसीव करना। ठीक है, और हेलुसिनेशन मतलब कि कोई चीज है भी नहीं बट फिर भी हमें लग रहा है कि कुछ चीज है, वहां पे कुछ दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन। और डेल्यूजन यानी कि एक तरीके से फॉल्स फिक्स बिलीफ बोल सकते हैं, यानी कि जो चीज है नहीं बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मुझे कि वो चीज है। जैसे कि अगर एग्जांपल बोले कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है उसके पास बहुत नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा महान है, एक बहुत ज़्यादा ग्रेट डॉक्टर है, ग्रेट एक्टर है, लेकिन वो है नहीं, ना ही उसके फैमिली में कोई है, ना ही उसके कल्चर में कभी कोई डॉक्टर बना है, ना ही कोई टीचर बना है। वो है अगर बोले तो सेकेंड थर्ड क्लास तक वो पढ़ा हुआ है, बोल रहा है मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्यूजन, यानी कि असल में वैसा कुछ नहीं है बट उसके दिमाग में वो
फिक्स हो चुका है, फॉल्स फिक्स हो चुका है कि वो क्या है, एक डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्यूजन बोलेंगे। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट में कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करेंगे। कॉग्निटिव फंक्शन में हम लोग सबसे पहले अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को चेक करेंगे कि जो पेशेंट है वो कितना अटेंटिव है, कितना उसमें कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो इसमें हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो 2-3 टेस्ट है। सबसे पहला हमारा डिजिट स्पैन टेस्ट, ठीक है। तो पेशेंट को बोलेंगे 1, जैसे कि 1578, यानी पेशेंट को बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे 1578 और पेशेंट को बोलेंगे चलो इसको रिपीट करो, ठीक है। तो अगर वो सही तरीके से रिपीट करता है तो उसका क्या है, अटेंशन सही है, कंसंट्रेशन सही है, वो कंसंट्रेट कर रहा था हम लोगों की बात पे। अगर वो सही तरीके से नहीं करता है तो उसके हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा डिजिट फॉरवर्ड टेस्ट एंड डिजिट बैकवर्ड टेस्ट। जैसे कि हम लोग पेशेंट को बोल सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक क्या करो, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे करके फॉरवर्ड टेस्ट। फिर बोलेंगे हम लोग क्या, 10 से लेकर के 1 तक बोलो, ठीक है। तो यानी कि बैकवर्ड टेस्ट, यानी कि 10 से लेकर 1, 10 9 8 7 6 5 4 2 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा बैकवर्ड टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट। इस तीनों टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। फिर हमारा क्या, मेमोरी को हम लोग चेक करेंगे। मेमोरी में हम लोग तीन चीज को चेक करते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी में हम लोग पेशेंट को वर्बलाइज करवाएंगे कि बताओ कुछ अभी जस्ट कुछ समय पहले क्या हुआ, कौन था ये, तुमने क्या किया था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। रिसेंट में हम लोग पूछेंगे 24 आवर्स से पहले क्या हुआ था, यानी कि बोल सकते हैं 24-48 आवर्स के बीच में क्या हुआ था। और रिमोट यानी कि पास्ट लाइफ में, उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को होता है एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। ये सब हम लोग चेक करते हैं, एंटेरोग्रेड चेक करेंगे, रेट्रोग्रेड चेक करेंगे। यानी कि एंटेरोग्रेड यानी कि अभी का जो इलनेस हुआ है उसके पहले का, यानी कि रिसेंट मेमोरी अगर लॉस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड। एंड रेट्रोग्रेड यानी पीछे का मेमोरी, इलनेस से पहले वाला अगर मेमोरी लॉस हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रेट्रोग्रेड बोलते हैं। फिर आता है ओरिएंटेशन, यानी कि जो पेशेंट है वो टाइम प्लेस पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है या फिर नहीं, उसे पता है कि नहीं है कि कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, उसे कहाँ लाया गया है, ये जो पर्सन है उसके साथ जो पर्सन है वो कौन है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे या फिर वो ओरिएंटेड है या फिर नहीं है, टाइम प्लेस या फिर पर्सन को लेकर के। तो ये था हमारा क्या 5 नंबर। अब हम लोग देखते हैं इनसाइट के बारे में। है हमारा 6 नंबर इनसाइट। इनसाइट मतलब क्या होता है, यानी कि खुद के बीमारी के बारे में उसे पता है या फिर नहीं है। तो इनसाइट उसमें प्रेजेंट है या नहीं ये देखेंगे, अब्सेंट है या फिर पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ग्रेडिंग देते हैं इनसाइट को, ग्रेडिंग ऑफ इनसाइट। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट में कितना इनसाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 1 में होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें बिल्कुल भी इनसाइट प्रेजेंट नहीं होता, यानी वो अपने बीमारी को क्या करता है, पूरी तरीके से रिफ्यूज करता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, स्लाइट अवेयर ऑफ बीइंग इल, यानी कि कुछ स्लाइटली अवेयरनेस होता है कि वो बीमार है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि उसे ग्रेड 3 में क्या होता है कि उसे पता होता है कि वो बीमार है, लेकिन अपने बीमारी का जो भी ब्लेम होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि किसी और फैक्टर पे दे देता है कि मैं उसके वजह से ऐसा बीमार हूँ, उसके वजह से मुझे इलनेस हो गया, ठीक है। 4th नंबर में क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक ड्यू टू समथिंग नॉट नोन टू वन सेल्फ, यानी कि उसे इसमें 4th ग्रेड में भी क्या होता है, उसे पता है कि वो बीमार है, लेकिन वो क्यों बीमार है उसे वो नहीं पता है, ठीक है। 3rd में क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो उसे लगता है कि नहीं हूँ, लेकिन खुद के बारे में भी नहीं लगता है कि वो क्यों बीमार है, ठीक है। 5th में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल इंसाइट, यानी कि उसे पूरी डिटेल अच्छे तरीके से पता होता है कि मुझे ये बीमारी है, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, यानी कि टोटल चीज उसको पूरे डिटेल में पता होता है। फिर 6 नंबर क्या है, ट्रू इमोशनल इंसाइट, यानी कि उसमें इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट होता है, यानी कि
अपने बीमारी के बारे में तो उसे पता होगा पूरी डिटेल में, प्लस मेरे उसके बीमारी की वजह से क्या क्या उसके फैमिली मेंबर को कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स सहना पड़ रहा है, सब कुछ उसको पता है, कितने रुपए खर्चे हो रहे हैं, यानी कि अपने बीमारी के बारे में, प्लस आसपास में जो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो पता होगा पेशेंट को, यानी कि ये ग्रेडिंग हो गया, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट में कितना इंसाइट प्रेजेंट है उसके हिसाब से, अगर पेशेंट को पता है कि उससे बीमारी है लेकिन वो बता रहा है कि मुझे किसी और की वजह से बीमारी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कौन सा ग्रेड देंगे, ग्रेड 3 में उसको रखेंगे। ठीक है, अगर सब कुछ पेशेंट को अपने डिटेल A to Z डिटेल पता है अपने बीमारी के बारे में तो हम लोग ग्रेड 5 में रखेंगे, और प्लस अगर उसमें इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट हो तो उसको ग्रेड 6 में रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इंसाइट। तो बस इतना ही था हमारा क्या, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब to my channel and like the video. Thank you so much for watching.